हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का एनसीईआरटी। और क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उसकी आज पहली वीडियो है। इसके पहले क्लास 10th की जो वीडियो बनी थी वो प्लेलिस्ट में है। अगर आप में से या आपके छोटे भाई बहन अगर जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, आप उनको क्लास 10th की वीडियो दिखा सकते हैं या आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं उनको। जो आपके लिए वीडियो बन रही है क्लास 12 के लिए पहली वीडियो है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूरी जो सिलेबस की वीडियो है वो आपको पूरी एक प्लेलिस्ट में मिलेगी, सीक्वेंस में मिलेगी। और पूरा आपका जो चैप्टर है वह मान के चलिए कि आपकी बोर्ड परीक्षा से 1-1.5 महीने पहले खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद 1 हफ्ते तक रिवीजन चलेगा। रिवीजन के बाद यह आपका जो टेस्ट होगा, जो सिलेबस का टेस्ट होगा पूरा एक एज ए प्री बोर्ड एग्जाम की तरह पूरा सिलेबस का टेस्ट होगा यूनिट वाइज करके। उसके बाद फिर प्री बोर्ड का पूरा होल पेपर होगा आपका। तो आप इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो पहले तो आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती हो, आपको समझ में आता हो, कंटेंट अगर अच्छा लगता हो तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए उसके बाद तो बाबू देखना इसमें जो एनसीईआरटी 12th का जो सिलेबस है उसमें जो एग्जैक्टली आपको जो सिलेबस पढ़ने हैं उसमें जो 11th का सिलेबस था वो भी 11th का है और 12th का है। तो ये टोटल सिलेबस जो आपके सामने दिया गया वो देखिएगा। सो क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी सिलेबस टोटल यूनिट कितने बाबू? 5 यूनिट है। इसके पहले जो 1, 2, 3, 4 जो यूनिट्स हैं वो सभी यूनिट्स किसमें है? 11th वाले चैप्टर में, यानी क्लास 11th का जो बायोलॉजी उसमें है। ठीक है, तो देखिएगा जो यूनिट 5 है उसमें फर्स्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 5 से शुरू करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, पहले यूनिट है वो रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन में 3 चैप्टर आते हैं। तो जो आपका जो फर्स्ट यूनिट है ये यूनिट नंबर 1 है। इस यूनिट नंबर 1 में रिप्रोडक्शन है, हिंदी में इसको जनन कहते हैं। ठीक है, इस जनन में 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर में पहला जो चैप्टर है यूनिट नंबर 1 रिप्रोडक्शन, ध्यान से देखिएगा। यूनिट नंबर 1 रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में जनन कहते हैं। और जनन में 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर ये 3 है। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 है ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब हो गया कि वे पौधे जिसमें फूल लगता है, ऐसे पौधे जिसमें फूल लगता है, उन पौधों में रिप्रोडक्शन होता कैसे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो जितने भी फूल लगने वाले पौधे हैं सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके लिए फूल में मेल और फीमेल दोनों के आर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम आप एल्गी में पढ़ते हैं, या फिर ब्रायोफाइटा में आपका एंथेरिडियम आर्चिगोनियम आता है। उसी तरह से सेक्स आर्गन है जो हायर प्लांट होते हैं जिसमें फूल लगता है, उस फूल में एक एंड्रोशियम होता है, एक गाइनोशियम होता है। तो जो एंड्रोशियम होता है उसे पुमंग कहते हैं, जो गाइनोशियम होता है उसे जायांग कहते हैं। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम इसका सेक्सुअल आर्गन होता है प्लांट का, जो जिसमें फूल लगते हैं। समझ में आ रहा है? जिसमें फूल लगता है उसमें जायांग और उसमें एक पुंकेसर है और एक जायांग है, एक पुमंग है एक जायांग है। जो पुमंग होता है वो नर भाग होता है और जो जायांग होता है वो स्त्री वाला भाग होता है, मादा वाला भाग होता है। जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे हेडिंग वाइज, सिलेबस वाइज पूरा, तो उसमें आपको सीक्वेंस मिलेगा। तो पहला जो चैप्टर आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा जो चैप्टर आपका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन पढ़ना है आपको। इसमें मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं, मेल का रिप्रोडक्टिव सेल कौन सा है, मेल में गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, उसी तरह से फीमेल के मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसके गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट की प्रक्रिया कैसे होती है, फॉर्मेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, मेल और फीमेल गैमेट में क्या डिफरेंस होता है, गैमेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस होता है, oogenesis में क्या डिफरेंस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस होता है। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे माइटोसिस मियोसिस के बारे में भी थोड़ा समझेंगे। और उसके बाद आप पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, मेंस्ट्रुअस साइकिल कैसे चलती है, रजोधर्म चक्र कैसे चलता है, जो फीमेल्स में जो रजोधर्म की प्रक्रिया, जो पीरियड्स आते हैं वो किस तरह से आता है, पीरियड की प्रक्रिया क्या होती है, कितने कितने समय पर कितने अंतराल पर चलता है, किस हार्मोन्स के नियंत्रण में होता है, किस वजह से ब्लीडिंग होती है, किस वजह से प्रेगनेंसी होने पर ब्लीडिंग रुकती है। ये सभी तमाम चैप्टर्स में आप इसमें पढ़ेंगे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। तीसरा इसी यूनिट का यानी रिप्रोडक्शन की तीसरी जो चैप्टर है, तीसरा जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि जनन के लिए हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर्सन का जो जनन करने योग्य हो उसमें कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए, किस तरह का स्वास्थ्य होना चाहिए, किस तरह का उसका हेल्थ होना चाहिए,
उसके बारे में आप पढ़ेंगे। WHO का डिफिनेशन भी आप इसमें पढ़ेंगे, उसका मानक भी आप पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद बाबू ये यूनिट नंबर 1 खत्म होता है। यूनिट नंबर 2 जो आपका आएगा जिसमें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पढ़ना है। जेनेटिक्स पढ़ना है जिसको हिंदी में आनुवंशिकता कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं, और इसमें इवोल्यूशन पढ़ना है, उद्विकास इसको कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का मतलब होता है, आप मोटी मोटा ऐसे समझे तो मान के चलिए कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका कैरेक्टर डॉटर में ट्रांसफर होता है। तो पेरेंट्स के कैरेक्टर डॉटर में क्रम बाय क्रम फ्लो करता है। तो वो कैरेक्टर कैसे आते हैं, इसमें आपको डीएनए के बारे में पढ़ना है, आरएनए के बारे में पढ़ना है, जीन के बारे में पढ़ना है, ट्रिपल कोडान के बारे में पढ़ना है, सिंगल कोडान के बारे में पढ़ना है, डबल कोडान के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। तो कोडान्स के बारे में आप पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पर आप पढ़ेंगे जो चैप्टर्स इसमें आएंगे, चैप्टर नंबर 1 इसमें आएगा, इसमें 3 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 इसमें आएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, आनुवंशिकता का सिद्धांत पढ़ेंगे कि जो आनुवंशिकता यानी पेरेंट्स का कैरेक्टर डॉटर में, समझ पा रहे हैं, बाप का कैरेक्टर पुत्र में, यानी डॉटर के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं, लड़की हो चाहे लड़का, उसके अंदर जो कैरेक्टर अपीयर होता है, उसका जो शकल सूरत जो दिखती है वो उसके पेरेंट्स से आती है। तो मदर और फादर से कैसे कैरेक्टर आते हैं, कौन डोमिनेंट होता है, कौन रिसेसिव होता है, तो इसी में मेंडल्स के नियम भी आपको पढ़ने हैं। इसी में आपको डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है। इसी में आपको हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ना है और वेरिएशंस पढ़ने। वेरिएशन का मतलब होता है विविधता या भिन्नता। अगर कोई एक दो जीव अगर आपस में एक दूसरे से डिफरेंस है तो क्यों डिफरेंस है, डिफरेंस क्यों है, इसके बारे में स्टडी करेंगे वेरिएशंस की, ठीक है ना। ये वेरिएशन है और ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है। उसके बाद बाबू इसका दूसरा जो यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर जो 2 है, यानी क्लास 12th का यूनिट नंबर 2 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है। इस जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आणविक अणुओं के आधार पर, यानी अणुओं के आधार पर जो इनहेरिटेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अणुओं के आधार पर आनुवंशिकता पढ़ेंगे आप, कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस होता है, जीन होता है, किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है, एमिनो एसिड होती है, कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उसमें इनिशिएशन होता है, इलांगेशन होता है, टर्मिनेशन होता है, एक प्रोटीन बनती है। इसी में लैकोपेरान मॉडल भी आप पढ़ेंगे कि लैकोपेरान मॉडल होता क्या है। उसके बाद बाबू तीसरा चैप्टर है यूनिट नंबर 2 का इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो इवोल्यूशन में आपको ये पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए कि अगर इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले कौन आया, उसी में आपको कई हेडिंग्स पढ़नी है। उसके बाद आपको इसमें ये पढ़ना है कि जैसे मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास हुआ तो कौन कौन से मानव स्टेप बाय स्टेप आए, गोरिल्ला आया, चिंपैंजी आया, या फिर क्रोमैग्नॉन मानव आया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव आया, रामापिथिकस मानव आया, जावा मानव आया। तो इन सभी मानव के बारे में आपको पढ़ना है। और इवोल्यूशन में आपको ये देखना है कि एक उद्विकास जो होता है, इसमें लैमार्क के बारे में आप पढ़ेंगे, डार्विन के बारे में आप पढ़ेंगे, लैमार्क की थ्योरी आप पढ़ेंगे, डार्विन की भी थ्योरी आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें ह्यूगो डिब्रीज की थ्योरी भी आपको पढ़नी है म्यूटेशन से संबंधित। उसके बाद बाबू यूनिट नंबर जो 1 है इसमें 3 चैप्टर आते हैं, यूनिट नंबर 2 आता है, इसमें भी 3 चैप्टर है। जो यूनिट नंबर 3 है क्लास 12th का, उसमें आता है ये है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका मतलब हो गया कि जीव विज्ञान का मानव जीवन में महत्व। तो मानव जीवन में यानी मनुष्य के जीवन में जीव विज्ञान का क्या महत्व है, तो इसमें 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मनुष्य के स्वास्थ्य और मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां। तो मान के चले कि जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे मनुष्य में होने वाली बीमारी पढ़नी है। उससे लाभ भी आपको पढ़ना है कि लाभ क्या होता है इससे। और दूसरा इसका चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी मनुष्य के जीवन में, मानव जीवन में जो माइक्रोब्स होते हैं उनका क्या योगदान होता है, क्या रोल होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी बीमारी के बारे में पढ़ना है कि बैक्टीरिया से, चाहे फंगस से, चाहे वायरस है तो वायरस से कौन सी बीमारी होती है, इन बीमारियों के बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ ये भी पढ़ना जैसे प्रोटोजोवंस हैं, प्रोटोजोवा से बीमारी कौन कौन सी होती है। इसके अलावा और भी जितने जीव हैं उनमें बीमारियों का किस तरह से क्रम होता है, किस तरह से बीमारी होती है। दूसरा इसी का चैप्टर है कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी जो सूक्ष्म जीव है उनका मानव जीवन में क्या महत्व है, उस महत्व के बारे में आपको पढ़ना। उसके बाद यूनिट नंबर जो आपका 4 है, यूनिट नंबर 4 है बाबू, इसमें पढ़ना बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी या जैव तकनीकी। जैव तकनीकी का मतलब होता है कि जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान जो होता है, जीव विज्ञान आपका, तो इस जीव विज्ञान में किस तरह से आप तकनीक लगा करके, टेक्निक लगा करके जीवों की रंग रूप आकार संरचना को आप चाहें तो बदल सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कि किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को, जैसे पंखा है, लाइट है और मोबाइल है, तो इसमें अलग अलग भौतिक है क्योंकि नॉन लिविंग सबस्टेंस आर्टिफिशियल है। तो इसमें जो वैज्ञानिक होते हैं या ये कह सकते हैं कि जो इंजीनियर होते हैं वो समय समय पर इसमें टेक्नोलॉजी लाते हैं, इसमें परिवर्तन लाते हैं, और परिवर्तन लाते हैं तो इसके रूप रंग में हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा फीचर इसका चेंज होता है। 4G आया, 5G आया, आगे आकर के 6G आएगा। तो इसका मतलब कि इसमें फिजिकल कुछ बनावट में परिवर्तन हो रहा है, इसके नेटवर्किंग सिस्टम में, इसके मॉडल में कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो जीव वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर भौतिक चीजों में परिवर्तन हो सकता है तो बायोलॉजिकल चीजों में क्यों नहीं परिवर्तन हो सकता। अगर मम्मी पापा दोनों काले काले हैं, अगर उनको उनकी शौक है कि हमारा लड़का गोरा हो, तो गोर होके खातिर फिर क्या करेगा, वो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेगा वहां पे। अगर किसी पेरेंट्स को यानी मेल फीमेल है, उनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, यानी बच्चा नहीं हो रहा है, बांझपन के शिकार है, तो अगर उनको बच्चा चाहिए तो वो किस तरह से संभव हो सकता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में सब कुछ संभव है। यहां तक संभव है कि अगर आप टमाटर का पौधा लगा दिए, मन कर रहा है कि टमाटर के संगे मरचा का भी टेस्ट ले लें, तो मिर्चे वाला भी जीन डाला जा सकता है, इसी तरह से उसमें बैगन वाला भी जीन डाला जा सकता है। तो इसका मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें क्या होता है कि जीवों को आर्टिफिशियली यानी जैसे चाहे वैसे मरोड़ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे उसमें डाइवर्जन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये चीजें आपको पढ़नी है बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर है बाबू, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इसमें पढ़ना प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, इसका सिद्धांत और इसकी प्रक्रियाएं किस तरह से काम करता है, इसके सिद्धांत कैसे हैं, किस तरह से काम करता है। बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का जो डीएनए होता है वो कौन सा होता है, फॉरेन डीएनए कौन सा होता है, रिकम्बाइनेंट डीएनए कौन सा होता है, पुनर्योगज डीएनए कौन सा था, डीएनए को काटा कैसे जाता है, डीएनए को जोड़ा कैसे जाता है, और जोड़ करके किस तरह से एक हाइब्रिड डीएनए तैयार किया जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है इस वाले चैप्टर में, यानी यूनिट नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसके बाद उसी में दूसरा जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पढ़ना है कि हम लोगों के मानव जीवन में, हम लोगों का जो जीवन इस टाइम चल रहा है, हम लोगों के जीवन में बायोटेक्नोलॉजी का कौन कौन सा यूज है, समझ पा रहे हैं। हम लोगों के जीवन में यानी मानव जीवन में बायोटेक्नोलॉजी का कौन कौन सा यूज है, अनुप्रयोग है। जैसे कृषि के लिए कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग के लिए कर सकते हैं, वैक्सीनेशन के लिए कर सकते हैं, मतलब टीकाकरण के लिए भी किया जा सकता है, खेती में, किसानी में आप बीजों के संशोधन में कर सकते हैं, अच्छी खाद डालने के लिए खेतों में ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आप वैक्सीनेशन में, दवाई में ऐसा कर सकते हैं। आपके शरीर के अंदर सर्जरी और ऑपरेशन होता है, इसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। तमाम तरह के फूड कॉर्पोरेशन में फूड बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सभी चीजें आपको एप्लीकेशंस में पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद बाबू आपके 12th क्लास का जो यूनिट नंबर 5 है, इसमें आपको इकोलॉजी पढ़ना है। इकोलॉजी का मतलब हो गया पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी में भैया आपको 3 चैप्टर पढ़ने। कौन कौन सा पढ़ना चैप्टर, एक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का मतलब हो गया जनसंख्या, जीवों की जनसंख्या, जीव और जीवों की संख्या, ठीक है ना। तो एक हो गया जीव और उनकी संख्या यानी पॉपुलेशंस के बारे में। समष्टि पढ़ना है आपको, ठीक है ना। समष्टि के बारे में पढ़ना है कि पॉपुलेशन घनत्व कैसे होता है, या पॉपुलेशन का जैसे किसी जंगल में किस तरह से विस्तार हो रहा है, समतल स्थल पर किस तरह से विस्तार हो रहा है, भौतिक संरचनाओं के बारे में आप पढ़ेंगे, बनावट के बारे में पढ़ेंगे। इसका दूसरा चैप्टर अगर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिएगा, इकोसिस्टम पढ़ना आपको। इकोसिस्टम का मतलब हो गया पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना। और पारिस्थितिकी तंत्र में होता है कि जैसे कोई जैविक घटक है, उसमें प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, सबकी एक अपनी श्रृंखला होती है कि उसमें उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, उनके प्राथमिक उपभोक्ता है, सेकेंडरी उपभोक्ता है, टर्शियरी उपभोक्ता है, मतलब तृतीयक है, चतुर्थक है, इस तरह से एक क्रम जो चलता है। तो इकोसिस्टम्स आपको पढ़ने हैं इसमें, और इकोसिस्टम के बारे में डिटेल आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट करेंगे। और एक चैप्टर है जो तीसरा नंबर है इसका, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। धरातल पर बहुत से अनेक प्रकार के जीव हैं, जंतु, जिनमें वेरिएशन पाया जाता है। वेरिएशन का मतलब होता है विविधता, यानी तमाम तरह के जीव हैं तो उनका रंग, रूप, आकार, शकल, सूरत सब कुछ चेंज होता है, सब कुछ बदला होता है, तो उनमें विविधता होती है। तो उन विविधताओं के बारे में पढ़ना। जैसे किसी जंगल में आप चले जाएंगे तो 4 पैर के हजारों जंतु मिलेंगे, लेकिन चारों पैर के हजारों जंतु एक दूसरे से अलग होते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपके घर पे जैसे 4 पैर की एक बिल्ली है, और 4 पैर का एक कुत्ता है, 4 पैर की बकरी है, और 4 पैर का बैल है, 4 पैर का गाय है, 4 पैर का आपका भैंस है,
ठीक है ना, फीमेल जेंडर में आप समझ लीजिएगा इसको। तो अब 4 पैर की तो भैंस, गाय, बकरी, भेड़ और उसके बाद बिल्ली, कुत्ता और इसके अलावा खरगोश अगर पाले तो वो भी है। तो आप समझिए कि सभी के पास 4 पैर है, सभी के पास पूंछ है, सभी के पास कान है, सभी के बॉडी पे बाल है, लेकिन फिर भी इनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और देखने इसका मतलब ये होता है कि सभी जंतुओं का जेनेटिकल मॉर्फोलॉजिकल सब चेंजेस अलग अलग होता है और सभी एक दूसरे डिफरेंस होते हैं। और इसी तरह से प्लांट में होता है, आम में भी, आम एक पौधा है, नीम एक पौधा है, बरगद भी एक पौधा है, महुआ भी एक पौधा है, पीपल भी एक पौधा है, बांस भी एक पौधा है, दूब घास भी एक पौधा है, गन्ना भी एक पौधा है, केला भी एक पौधा है। इस तरह से तमाम ही पौधे हैं, लेकिन सभी पौधों में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस पाया जाता है। इसके बारे में आप स्टडी करेंगे और ये दैनिक जीवन में और आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम लोगों की जो पीढ़ियां आएंगी उनके लिए भी बरकरार रहे, इसलिए हम और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन पौधों को बिल्कुल आराम से यूज करें, जितना जरूरत है उतना ही यूज करें, इसका ज्यादा यूज ना करें। ज्यादा यूज करेंगे तो दिक्कत ये है कि हम अपने जीवन में तो यूज करके खत्म कर देंगे, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां जब इसको नहीं पाएंगी तो कोसेंगे कि अगर हमारे पूर्वज इसको बचा के रखे रहे होते तो हमारे काम में आता। जैसे बहुत से ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं, बहुत से ऐसे दवा वाले पौधे हैं जो हम अपनी जरूरत के अनुसार यूज करते हैं, लेकिन अति दोहन करने लगते हैं, आवश्यकता से अधिक यूज करने लगते हैं, और समस्याएं ये होती हैं कि हमारे आंखों के सामने ये पौधा विलुप्त होने के कगार पे हो जाता है। और जब विलुप्त हो जाएगा तो हम तो इसका यूज कर लेंगे, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां इसको नहीं पाएंगी। और हम प्रयास करेंगे एज ए नागरिक, एज ए आम आदमी, या एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बींग्स, एज ए मानव, यानी एक मनुष्य होने के नाते, एक समझदार प्राणी धरती पर होने के नाते, कि हम अपने इस पौधों का, इस जंतुओं का अगर यूजफुल अगर इवेंट है तो हम यूज भी करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इनको बरकरार या बचा के रखें। इसको कंजर्वेशन कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। इसके लिए भारत सरकार या चाहे नेशनल लेवल पर चाहे इंटरनेशनल लेवल पर लोग पार्क और सेंचुरी बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, ताकि मैक्सिमम जीवों को रखा जाए और इनका जो शिकार होता है वो शिकार पे प्रतिबंध लगाया जाए और शिकार ना किया जाए। तो बाबू ये था इंटरमीडिएट का आपका टोटल सिलेबस। और आप नेक्स्ट वीडियो में, जब भी आपका इंटरमीडिएट का वीडियो आता है, उसमें आप पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 1 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फूल लगने वाले पौधों में किस तरह से जनन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक कि आप वीडियो देखते रहिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, मुझे देखने के लिए और इस मैटर को देखने के लिए। थैंक यू।